ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, हेनरी का नियम देखा था और हेनरी के नियम में हमने कमियां देखी थी। हेनरी नियम की कमियां तो क्या होती है? पहली कमी तो यही थी कि दाब जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक न हो। दूसरी लिमिटेशन थी, ताप जो है वो बहुत कम न हो। तीसरी कमी थी, गैसें जो हैं या गैस के कण जो हैं विलायक के साथ अन्योन क्रिया न करें। विलायक के साथ अन्योन क्रिया न करें। और चौथी लिमिटेशन थी कि विलयन जो है वो तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी हेनरी के नियम की, जिन पर हेनरी नियम क्या है, कार्य नहीं कर पाता है। यानी कि दाब बहुत ज्यादा होगा तो हेनरी नियम लागू नहीं हो पाएगा, ताप बहुत कम होगा तो नहीं हो पाएगा। और गैस के कण वो विलायक के कणों के साथ अन्योन क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, क्रिया कर रहे हैं, तो फिर हेनरी का नियम कार्य नहीं कर पाएगा। और लास्ट विलियन तनु होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद लिमिटेशंस हो गई, हेनरी नियम हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज। बंद कर दे वीडियो पर नहीं। अब हम करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म हम कह सकते हैं विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या हो जाएगी? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं।
तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अणुसंघ गुणधर्म क्या है? तो हमारे पास डेफिनेशन है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि मेन चीज आ गई, विलय के जो कण हैं उनकी संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, न कि उसकी प्रकृति पर, न किसी अन्य गुण पर। तो वे विलयन के गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। अब देखो, ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये 4 प्रकार के होते हैं। उस दिन भी हमने देखा था कौन कौन से हैं, तो एक एक को हम ले लेते हैं, एक एक को समझेंगे क्या होता है। देखो, पहला लेते हैं हम नंबर 1, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन। अब देखो, वाष्प दाब अवनमन क्या है, इसे समझने से पहले हम समझते हैं वाष्प दाब ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो, वाष्प दाब का मतलब होता है कोई द्रव है, जैसे हम ये कहें ये हमने कोई बंद पात्र ले लिया और इस बंद पात्र में यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब गर्म किया जाएगा इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो द्रव है वाष्प में बदलेगा। तो वाष्प में बदलेगा तो वाष्प क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगी, इससे टकराएगी, इसी तरह से वेपर निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये वाष्प क्या है, जब ये पात्र के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, बंद पात्र है, इससे यहाँ टकराएगी सतह पे जाके। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बूंद बूंद सी आपको दिखेगा, पानी यहाँ पर बूंद बूंद के रूप में दिखेगा, इस तरह से बूंद इस सतह से लगी हुई होंगी। ठीक है, इस सतह पर होंगी। तो वो क्या हुआ, जो वाष्प है वो संघनित हो रही है, यानी द्रव वाष्प में बदल रहा है और पात्र बंद है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वाष्प जो है वो द्रव में बदल रही है, यानी संघनन भी हो रहा है। यानी कि एक तो द्रव है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और वाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, दोनों कार्य हो रहे हैं। तो देखते हैं, हम जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो जो भगोनी होती है उसके ऊपर प्लेट जो होती है रखी हुई, उसको जब थोड़ी देर बाद हटाते हैं तो प्लेट के नीचे क्या है, बूंद बूंद सी आने लग जाती है, जल की बूंद बूंद सी लगी हुई होती है। वही कार्य बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये बूंद बूंद सी दिख रही है, ये बंद पात्र की जैसे प्लेट के ऊपर आ गई। अब वाष्प दाब क्या होगा, ये जो वाष्प है जो इस द्रव को गर्म करने से उत्पन्न हो रही है, ये वाष्प यहाँ पर संघनित हो रही है और संघनित होने के बाद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण और संघनन साम्य में आ जाते हैं, यानी जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है उतनी ही वाष्प उतने ही समय में उसी समय द्रव में बदल रही है, ये बूंद बूंद के कण जो आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं साम्य। साम्य का मतलब है दोनों का समय बराबर हो जाए और समान समय में जितना द्रव वाष्प में बदलता है उतनी ही वाष्प द्रव में बदल जाए। तो वाष्प द्रव में बदलने कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये बूंद जो दिख रही है ये इसका हो गया। ठीक है,
अब ये जब दोनों साम्य में हो जाते हैं तो इस साम्य पर, इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो डाला गया दाब होता है उसे ही हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ आया? तो हम यहां लिख सकते हैं वाष्प दाब क्या हो गया हमारा, साम्य अवस्था पर या साम्य पर, इस साम्य की बात कर रहा है जब दोनों की दर समान हो जाए, वाष्पीकरण और संघनन की। तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर है द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, इसको तो हम कह रहे हैं वाष्पीकरण। और जो नीचे वाली प्रक्रिया है ये वाली वाष्प द्रव में बदल रही है, इसको कहते हैं संघनन। संघनित होकर वाष्प द्रव में बदल जाती है। तो वाष्प दाब की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, साम्य पर वाष्प के द्वारा या द्रव की वाष्प के द्वारा, साम्य पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, यानी कि साम्य पर वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब, यानी इसकी बात कर रहा है ये। जब दोनों की दर समान हो जाएगी वाष्पीकरण और संघनन की तो साम्य स्थापित हो जाएगा, और इस साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जो दाब डाला जाएगा, उसे ही हम कहेंगे वाष्प दाब। ठीक है, तो ये तो हो गया वाष्प दाब। अब देखो ये जो वाष्प दाब है इसको क्या है, हमें पढ़ना है अवनमन, और अवनमन का मतलब हम कहते हैं कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी कि वाष्प दाब में कमी। और ये कैसे आती है इसे देखते हैं। देखो वाष्प दाब अभी हमने देखा क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी वाष्प दाब में कमी। तो देखो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वो क्या होता है, सदैव ज्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से। विलयन के वाष्प दाब से क्यों होता है वो देखो यहां पर क्या होगा, इसमें हमने सपोज कहा जल भरा हुआ है H2O और इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा, इससे जो वेपर बनेगा, वाष्प जो बनेगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा जल के कण वाष्पीकृत होंगे। केवल जल के कण है, केवल क्या है, जल के कण है, और यहाँ पर केवल जल के कण है तो वाष्प का निर्माण भी ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगी। दूसरे पात्र में यहाँ हम ले लेते हैं और इसके अंदर क्या होता है, इसको गर्म किया तो यहाँ पर क्या है, जल के साथ साथ H2O प्लस, यहाँ पर जैसे आपने NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर है इसके साथ NaCl के कण जुड़ गए, यानी जल और NaCl के साथ बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, विलेय विलायक के कणों के बीच आकर्षण आ गया। क्या आ गया, H2O NaCl के बीच आकर्षण आ गया। तो इसके कारण क्या होगा, जल के कुछ कण NaCl ने बिजी कर दिए, उनको काम में लगा दिया,
तो यहाँ से वाष्प जो है वो इसके कंपैरिजन में कम बनेगी। भाई यहाँ पर केवल जल है तो जल के कण है तो जल के कण वाष्पीकृत होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, नमक डाल दिया यानी विलय डाल दिया हमने, ये बन गया हमारा विलयन। क्या बना दिया, विलयन। अब ये विलयन बन गया तो इसमें H2O का कुछ भाग जो है वो NaCl ने अपने साथ जोड़ लिया। क्या कर लिया है, अट्रैक्शन आ गया यहाँ पर, विलय विलायक, ये विलय हो गया और ये हो गया, सॉरी, H2O हमारा है विलायक और ये हो गया विलय। तो यहाँ पर क्या हो गया, विलय विलायक के बीच अट्रैक्शन आ गया, कुछ जल के कण जो हैं वो बिजी हो गए। तो यहाँ पर जितनी वाष्प विलायक में बन रही थी शुद्ध विलायक के अंदर, उतनी विलयन में नहीं बन पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से सदैव ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि वाष्प दाब अवनमन से मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। और ये कमी क्यों आती है, जब विलयन बनाया जाता है तो शुद्ध विलायक में विलय डालने से, विलय NaCl डाला है, इसको डालने से H2O NaCl के बीच अट्रैक्शन आ गया, जल के कण NaCl के साथ जुड़ गए, विलय विलायक आकर्षण का निर्माण हो गया। यहाँ पे क्या गया, विलय विलायक आकर्षण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यहाँ पर वाष्प जो है वो कम हो जाएगी। और वाष्प जब कम बनेगी तो वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये होता है वाष्प दाब में अवनमन। अब ये जो अवनमन हो रहा है इसको हम और समझते हैं। देखो जैसे हमने कहा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम P0 से दर्शाएं, इज इक्वल टू हमने P0 से दर्शा दिया। और विलयन का वाष्प दाब इसको हमने PS से दर्शा दिया, यानी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अवनमन क्या हो गया हमारा, तो हम यहाँ पर कहें वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन किसमें से किसको घटा दे, ज्यादा में से कम को। तो ज्यादा किसका होता है, शुद्ध विलायक का, विलय का। और विलयन का क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या कर देंगे, वाष्प दाब अवनमन इज इक्वल टू P0 माइनस PS, शुद्ध विलायक में से विलयन का घटा देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब अवनमन इज इक्वल टू डेल्टा P, P0 में से PS घटा दिया तो अंतर आ जाएगा इन दोनों का। तो हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक का डेफिनेशन क्या हो जाएगी वाष्प दाब अवनमन की, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का अंतर जो होता है, क्या होता है, इन दोनों का अंतर जो होता है उसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अब देखो वाष्प दाब अवनमन को आगे ले जाते हैं तो एक आपका आता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये क्या होता है, अब देखो इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, अपन अनुपात में लिखेंगे। जैसे ये जो वाष्प दाब अवनमन है इसमें यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया जाए तो हमारी एक नई राशि बन जाती है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, P0 माइनस PS अपॉन P0, और इसे ही हम कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की डेफिनेशन भी हमारे पास आ चुकी है कि वाष्प दाब अवनमन व P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और यही आपका क्या है, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो किस तरह से अणुसंख्य गुण के अंदर समझाया जाता है। तो देखो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब ये जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन आया है, ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन राउल्ट के नियम से संबंधित किया जाता है। इसको राउल्ट का नियम होता है, जिसको राउल्ट भी कह देते हैं। और राउल्ट का नियम क्या बताता है? राउल्ट का नियम कहता है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो गया, वहां से लिखा हुआ है। विलेय की मूल भिन्न यहाँ पर हम कह रहे हैं ये एक्स ए के बराबर है, और यहाँ पर एक्स से क्या हो गया हमारा? एक्स से यहाँ पर हो जाएगा हमारा विलेय की मूल भिन्न, विलेय की मूल भिन्न। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स से विलेय की मूल भिन्न, जो कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के बराबर है। अब देखो ये जो यहाँ पर राउल्ट का नियम है, ये अवाष्पशील विलेय वाला यहाँ पर काम आता है। यानी कि विलेय जो है वो अवाष्पशील और विलायक जो है ये यहाँ पर वाष्पशील। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स है। ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, ये विलेय की मोल भिन्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विलेय की मोल भिन्न है, तो यहाँ पर विलेय की मोल भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये मोल भिन्न का सूत्र आ गया। मोल भिन्न होती है हमारी अवयव के मोल बटे कुल मोल। तो विलयन में क्या है? दो ही घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो स्मॉल एन यहाँ पर विलेय के मोल हो गए। अब यहाँ पर विलेय की मोल भिन्न है ये, तो विलेय की मोल भिन्न का सूत्र बन गया स्मॉल एन विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे? विलेय और विलायक दोनों के, क्योंकि दो ही घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो ही घटक होते हैं इसके अंदर, विलयन के अंदर। तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं वैल्यू को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये बन गया। इस एक्स ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया विलेय के मूल भिन्न की, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये लिखने के बाद राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए लागू करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए क्या होगा? तो आदर्श विलयन क्या है? तनु विलयन होते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो विलेय की मोल है, यानी मोल भिन्न जो है विलयन में, वो बहुत कम है। यानी विलयन क्या है? अत्यंत तनु है, अत्यंत तनु विलयन के लिए। तो अत्यंत तनु विलयन होगा तो ये बहुत कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या है? कंडीशन लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने यहाँ पर लगाया कि स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन। क्यों? क्योंकि विलयन अत्यंत तनु है, आदर्श सॉल्यूशन के लिए लागू करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला जो है इसमें से स्मॉल एन जो है नीचे वाला ये हट जाएगा, केवल कैपिटल एन रह जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये आ जाएगा यहाँ पे। इस सूत्र में से स्मॉल एन हट गया, क्योंकि आदर्श विलयन के लिए हम ये लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और आदर्श विलयन क्या है? तनु होते हैं। और अत्यंत तनु विलयन की बात की जाए तो विलेय की मात्रा उसमें बहुत कम हो जाएगी। तो स्मॉल एन यहाँ से हट जाएगा, इसको हटा देंगे, बहुत कम हो गई ये राशि। तो यहाँ पर क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोल हैं, और मोल हमें पता है क्या होता है? मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है।
तो देखो मोल जो लिखा हुआ है विले का, इसको यहाँ पे चेंज कर दो। तो स्मॉल एन की जगह हम लिख देते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन लिखा हुआ है। तो देखो इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन में। तो कैपिटल एन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। तो देखो ये राशि अपॉन में है, स्मॉल एन की राशि ये हो गई और कैपिटल एन की ये हो गई। तो यहाँ पर 4 हो गई। तो ये क्या होगी, ये राशि ऊपर चली जाएगी इसके इनटू में यहाँ पर, और ये उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन एम है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये एम अपॉन डब्ल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में आ रही है डबल क्रॉस, ये तीसरा और ये चौथा, तो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख देंगे, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। उल्टी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रही है। जैसे हम ये लिखते हैं 1/2 अपॉन 2/4। तो ये जो 2/4 है, इसको हम इसके गुणा में ले जाएं ऊपर तो क्या हो जाएगी, ये राशि उल्टी हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे 4/2, लिख सकते हैं ऐसे। तो उसी तरह से ये किया है हमने, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो है, ये आपका वाष्प दाब के साथ जो संबंध आता है, जो आपका वाष्प दाब अनुमान अपेक्षिक, वो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ये आता है कि अगर अणुभार ज्ञात करना हो, क्या करना हो, अणुभार ज्ञात करना हो, तो वो कैसे करते हैं, वाष्प दाब अवनमन के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करना। वाष्प दाब अवनमन से विलेय का अणुभार ज्ञात करना, इसका यूज करना है। देखो यहाँ पर ये विलेय का अणुभार रहा स्मॉल एम, अभी हमने वहां पर कहा है ये क्या है, विलायक का अणुभार है। ये विलायक की मात्रा है ग्राम में, ये विलेय की ग्राम में मात्रा, ये विलेय का अणुभार। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो देखो डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस को हमने डेल्टा पी भी लिखा था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसको यहाँ साइड में भी दिखा सकते हो, स्मॉल एन बराबर है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, और कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम होता है। वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पर, साइड से रख के। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो है इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो मैं इस सूत्र को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब ये हमने जब ऐसे लिख दिया वहां से, तो हमें ये ज्ञात करना है स्मॉल एम, ये विलेय का अणुभार है। क्या है, विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ विलेय के अणुभार को, इसको इधर लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो सूत्र हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू पी नॉट, ये ऊपर चला गया, वज्र गुणा कर दो। तो वज्र गुणा ये इसके साथ होंगे, ये इसके साथ होंगे, तो ये इधर आ रहा है, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर पी नॉट इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, ये ऑलरेडी थे, ये और चला गया, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया। तो नीचे हो जाएगा डेल्टा पी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र आ गया विलेय का अणुभार ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का, विलेय का अणुभार ज्ञात करने का। यहाँ पर पी नॉट वाष्प दाब अवनमन है शुद्ध विलायक का, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा है, कैपिटल एम विलायक का अणुभार है, डेल्टा पी वाष्प दाब अवनमन है, और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू हमारा हो गया विलायक की मात्रा। तो साइड में आप बता भी सकते हो, पी नॉट सबको पता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का, विलेय की मात्रा है, और यहाँ पे कैपिटल एम विलायक का अणुभार है।
डेल्टा पी वाष्प दाब अवनमन है और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक की मात्रा है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें दी हुई हो तो हम आसानी से विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब अवनमन के द्वारा कैसे विलेय पदार्थ या विलेय का अनुभार ज्ञात किया जाता है। ठीक है।